नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। 1 मार्च से टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू हो चुका है और इसी के साथ बुजुर्गों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन कर्नाटक में बुजुर्गों को कई जगह मायूसी हाथ लगी। टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन को लेकर जानकारी की कमी से काफी दिक्कतें आई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर निजी अस्पतालों को वैक्सीन मिली ही नहीं। आइए देखते हैं नेहाल किदवई की रिपोर्ट। Manually you are seeing, gender you can see, name you are seeing, Aadhaar card you are seeing, what for you want, sir? What comes via portal, some decisions have to be taken, sir. टीका लगवाने के लिए जद्दोजहद करते इन बुजुर्गों में कोई 65 साल का है तो कोई 75 का। किसी का ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो किसी को सही ढंग से प्रक्रिया समझाने वाला कोई नहीं। नतीजा हताश और निराश होते बुजुर्ग। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज गया, वो मेरे घर से नज़दीक है। मैं रहता हूँ बैंगलोर बासुनगुड़ी में। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में जब गया, मैं न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स देख के गया। उधर वैसे नहीं गया। उधर स्टाफ ने बताया आप वाणीविलास हॉस्पिटल में जाइए। दुख भी है, उधर से आया 4 घंटा हम इधर बैठा था। अब बोल रहा है ओटीपी नहीं आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकता है। ओटीपी नहीं आ रहा है, वो पोर्टल नहीं वर्किंग नहीं कर रहा है। एक बार आता है और 2 एंट्री करने के बाद बंद हो जाता है। अफरा तफरी इसलिए भी मची क्योंकि कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन सोमवार से ही शुरू हुआ। पहले 2 चरणों में कर्नाटक ने काफी मुशक्कत के बाद तकरीबन 75 से 80% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन इस बार शुरुआत ही खराब रही। कहते हैं कि ज्यादातर निजी अस्पतालों में टीके की खेप पहुंची ही नहीं और ये भी तय नहीं है कि कितने वैक्सीन किस अस्पताल को दिए जाने हैं। हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। वह लोग खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो ऐप में नहीं कर पाते हैं उनके लिए प्रावधान है, लेकिन अभी हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद इसमें 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर पहले दिन दुविधा की स्थिति बनी रही, वैक्सीन लेने वालों के लिए भी और वैक्सीन देने वालों के लिए भी। उम्मीद की जाती है कि तकनीकी खामियां जल्द ही दूर कर ली जाएंगी ताकि बुजुर्ग और मरीज परेशान न हो। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 1ली से 5वीं कक्षा तक के प्राइमरी स्कूल कल से खुल गए। करीब साल भर कोविड की वजह से ये बंद थे। हालांकि स्कूलों को सारे प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। एक शिफ्ट में 50% अटेंडेंस होगी। मास्क और सैनिटाइजर जरूरी होंगे। वहीं लखनऊ से आइए देखते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे की ये रिपोर्ट। यूपी के 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल और हजारों प्राइवेट स्कूल भी सख्त कोविड कायदों के बीच खुल गए। करीब 1 साल छात्र स्कूल से दूर रहे हैं। हम इस वक्त सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में है लखनऊ के, जो यहाँ का एक बहुत फेमस और पुराना स्कूल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे वापस अपनी पढ़ाई करने आए हैं। अभी हमने इनको थोड़ा इंटरप्ट कर दिया क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। We have divided the children in 2 groups. स्कूल प्रशासकों ने बताया करीब 75% छात्र छात्राएं आए। उनके माँ बाप की मंजूरी थी। पहले दिन के लिहाज से ये अच्छी तादाद है। Right from the gate, children were tested for their temperature. उनको सैनिटाइज करे गए उनके हैंड्स, उनको एंट्री मिली, स्पेसिंग रही, स्टैगर्ड एंट्री करी। हम लोगों ने 7:30 से 8:30 का टाइम दिया बच्चों को अंदर आने के लिए। मदर खुश थी। पापा काफ़ी सोच रहे थे कि मास्क चढ़ा के रखना, केयरफुल रहना, कुछ करना मत और हर चीज़ को केयरफुली करना, सैनिटाइज ज़रूर करना हाथ। वैक्सीन आ गई है तो अब तो आ ही सकते स्कूल में ऑब्वियसली, और अगर केयरफुल रहेंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता कोरोना होगा। लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर सोनभद्र के विंधमगंज के इस सरकारी स्कूल में भी सख्ती का यही नजारा दिखा। पूरे यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब घरों से आते हैं, जिनके लिए बीते साल ऑनलाइन शिक्षा देना लेना बहुत भारी साबित हुआ। 5वीं में पढ़ रहे 11 साल के कुणाल की तरह। मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई और यार दोस्तों से मुलाकात हो जा रही है।
क्योंकि मेरा बहुत कोर्स पीछे रह गया है। अब मैं रोज स्कूल आऊँगा और स्कूल में बहुत मेहनत करूँगा। यूपी के माध्यमिक और सेकेंडरी स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। अभी तक इन स्कूलों से कोविड के गिनती के ही केस सामने आए हैं। हापुड़ में मोहम्मद अदनान और सोनभद्र में प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता में बीते 30 दिन में गैस 100 रुपए महंगी हो गई है और शहर के मशहूर एग रोल निर्माता बल्कि स्ट्रीट फूड बनाने वाले सारे लोग परेशान हैं। उनको दाम बढ़ाने की जरूरत है, मगर डर है कि कहीं ग्राहक भाग न जाए। तो स्ट्रीट फूड के दाम तो बदले नहीं है, लेकिन कई ग्राहक कहते हैं कि चुनावों में इसकी कीमत चुकानी होगी। गैस के दाम की नई बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में तरह तरह के रोल बनाने वाले समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें। फरवरी में 4 बार गैस के दाम बढ़े। आखिरी बार बीती रात अब सिलेंडर 845 रुपए 50 पैसे का हो गया है। लेकिन रोल बनाने वालों का कहना है कि वो दाम बढ़ाएंगे तो ग्राहक आने बंद हो जाएंगे, जो लॉकडाउन के बाद आने शुरू हुए हैं। गैस का दाम बढ़ने से अगर हम लोग अपना रेट बढ़ाएंगे तो ऐसी मार्केट बहुत हम लोग का ढीला चल रहा है और बढ़ाने के बाद और कस्टमर जो कि टूट जाएगा, तो इसलिए हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से हम लोग तो रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। कोरोना की वजह से ऐसे भी थोड़ा बिजनेस कम हो गया है हम लोग का। आज की तारीख एक डबल चिकन रोल का दाम है 100 रुपया पर पीस। अगली बार हम जब यहाँ पे आएंगे पता नहीं गैस का दाम कितना होगा और हम एक चिकन रोल खा पाएंगे या नहीं। मोमो बनाने वाले गोपाल के सामने भी यही उलझन है। फ्राइड राइस बनाने वाले बाबुल की भी। उन्हीं की तरह हजारों लड़के स्ट्रीट फूड बेचकर गुजारा करते हैं। उन्हें डर है गैस के दाम बढ़ने से उनकी दुकान ना बंद हो जाए। असर तो पड़ ही रहा है मार्केट के ऊपर। तो दाम बढ़ेगा? जी बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? क्योंकि कस्टमर पे इफेक्ट पड़ेगा ना। हम जो हमारे पास रेगुलर कस्टमर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सबका अभी तो हालात सबके खराब है। कई नियमित ग्राहक कह रहे हैं इसका बदला सरकार से लेंगे। वोट में पता चलेगा क्या होगा, उसके बाद वोट का बाद पता चलेगा। दाम बढ़ाने से क्या पता चलेगा, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वोट में ही पता चल जाएगा। इलेक्शन टोटली अगेंस्ट भाजपा जाएगा। और अगर हम बंगाल की बात करेंगे तो नो डाउट दीदी विल कम अगेन। पिछले ही दिनों ममता बनर्जी पेट्रोल के दाम बढ़ने के विरोध में ई स्कूटर पर बैठी। गैस के दाम में 100 रुपए बढ़ोतरी ईवीएम पर भी असर डालेगी। कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पश्चिम बंगाल के अलावा एक और राज्य में जहां चुनाव की तैयारियां चल रही है वो है असम। गोहपुर में कल प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में सबसे ज्यादा चाय बागानों में काम करने वाली महिलाएं पहुंची। प्रियंका केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए काम नहीं किया। प्रियंका गांधी ने राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। असम में कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के अलावा कुछ छोटे दलों के साथ मैदान में है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चियों पर उनके खिलाफ होते अपराधों की बात करते हैं। हाथरस में 2 साल पहले छेड़खानी की शिकायत करने वाली लड़की के पिता की हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड में छेड़खानी के आरोपी के साथ 3 और लोग शामिल थे जो उसी के परिवार के सदस्य हैं। सोमवार शाम 4:30 बजे पीड़ित और आरोपी के परिवार के बीच बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी ने लड़की के पिता पर गोली चला दी। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि छेड़खानी के आरोप के बाद आरोपी गौरव शर्मा साल 2018 में 1 महीने जेल में ही रहा था, जिसके बाद लोअर कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया,
मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। 6-7 लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी। जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा। महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हमारे सहयोगी कमाल खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कमाल, उत्तर प्रदेश से शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब इस तरह की घटनाएं हमको सुनने में नहीं मिलती हैं। खासतौर से महिलाओं और बच्चियों के प्रति लगातार इस तरह का यौन अपराध बढ़ता ही चला जा रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला भी अब कमाल खान हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पे। कमाल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहले ही पीड़ित उसी परिवार के पिता की जो है उस पीड़ित के पिता की हत्या कर दी जाती है। 2018 का छेड़खानी का यह मामला है। क्या कहा जाए और अभी फिलहाल जो आरोपी है वो कहाँ है? क्या पुलिस क्या कह रही है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि अभी परसों घटना हुई है अलीगढ़ में, जहां एक बच्ची चारा काटने के लिए गई थी, 17 साल की, उसकी लाश मिली है। शक है कि उसके साथ रेप हुआ। हाथरस की जहां ये घटना है, उसी हाथरस के गांव में एक लड़की को रेप के बाद गांव में मार दिया गया था, जिसका मुकदमा अभी भी चल रहा है। ये सीबीआई को दे दिया गया है। ऐसी तमाम घटनाएं अभी उन्नाव में चारा काटने 3 बच्चियां गई थी जिनको जहर दे दिया गया, जिनमें से 2 मर गई और एक किसी तरह इलाज के बाद बच गई है। यहाँ भी ये बहुत तकलीफदेह दूसरा मामला है ये हाथरस का। और लड़का जो है वो फरार है। वो अपने 3 रिश्तेदार लड़कों के साथ गया था वहां पे मारने के लिए। जो लड़की के पिता हैं वो खेत में आलू की खुदाई करवा रहे थे। ये लोग गए और इन्होंने जाके गोली मार दी। तो 2018 से झगड़ा चला आ रहा है, क्योंकि ये लगातार लड़की के साथ छेड़खानी करता था। लड़की जब बेइंतहा तंग आ गई, तब पहले तो लोग सोचते हैं कि गांव का मामला है, शायद खत्म हो जाएगा, लड़के और लड़कों ने कुछ कर दिया होगा, तो पहले लोग टालने की कोशिश करते हैं। परिवार में बातचीत कराने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये नहीं माना तो उसके खिलाफ इनके परिवार ने FIR कराई थी और ये 1 महीना जेल में गया था। तो अभी तीनों लोग फरार हैं, जिनमें गौरव भी फरार है, उसके 2 साथी भी फरार हैं। और पुलिस का कहना है कि वो टीमें बना करके जांच कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों और दूसरे लोगों से उसके बारे में तफ्तीश करके जानकारी कर रहे हैं ताकि उसको पकड़ा जा सके। जी कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हाथरस से छेड़खानी का ये पूरा मामला था जिसमें पीड़ित के पिता की हत्या कर दी गई और आरोपी फरार है।